हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि एनसीईआरटी का एक सेशन लेकर चल रहा है, एक सीरीज है एनसीईआरटी, और हम क्लास 6 टू 12 का कराने जा रहे हैं कंप्लीट। क्या रहेगा इसमें 6 टू आपका 12 एनसीईआरटी कंप्लीट। तो अभी हम 6 क्लास को लेकर चल रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। तो चैनल पे जो कोई भी नया है उसको लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को एनसीईआरटी जिसको भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है 2025 हो या 26 हो या एनी टाइम आगे का प्लान कोई बना रहा है, तो देखो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे अभी पढ़ ले, चाहे 2 लाख रुपए दे के कोचिंग में पढ़े, या अपने से ही पढ़ सकते बुक लेके, जैसा भी आपको है। तो एनसीईआरटी के लिए उनको आप ये शेयर कर सकते हैं वीडियो, और यहाँ पे जुड़े रहिए रैंकर मेकर के साथ। तो चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है 4 हो गए थे, जिसने नहीं देखा होगा तो 1 से लेके रैंकर मेकर जीएस सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आप चारों चैप्टर क्लास मिल जाएंगे इसके। 4 चैप्टर्स के 5 में है। देखते हैं क्या राजा और एक प्राचीन गणराज्य की बात करना है। क्या क्या है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य की बात करते हैं। क्या है, चुनाव का दिन। तो वैसे भी माहौल चल रहा है चुनाव का भी, तो चैप्टर भी आपका ऐसा ही आया कि चुनाव का दिन। हर देखो एनसीईआरटी के हर चैप्टर में एक कहानी शुरू होती है एक बच्चे से। मोस्टली वो गर्ल्स फीमेल का जेंडर फीमेल को डिफाइन करता है और उसके हिसाब से इसको आगे कहानी बना के देखा जाता है। जब शंकर उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। ठीक है, शंकरन ये लड़का है। दरअसल वो चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे और शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो चुनाव जो वोट डालने जाते तो हम लोग क्या करते हैं, अपने शासकों को चुनते हैं। तो इस वजह से अभी आपका जो चुनाव होने हैं इस बार के, है ना, लोकसभा के, तो आप लोग भी सब लोग वोट डालने जाएंगे, क्योंकि वोट डालना जरूरी है भाई। हम अपने हिसाब से अपनी सरकार चुन सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं जिसको वोट दिया कि वो हमारी सरकार है। और हर एक व्यक्ति के भागीदार होना जरूरी रहता है। कुछ लोग शासक कैसे बने, तो भैया हमें देखना है कैसे शासक बनते लोग। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों को चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। कैसे 50 वर्षों में देश आजाद हुआ जब से, तो हम अपने मतदानों से, हाँ, जब से मतदान शुरू हुआ और तो अपने शासकों को चुन रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, है ना। आपको कह रहे हैं कि पीछे, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे वैसे बनते थे। कैसे कि करीब 3000 साल पहले की बात बता रहा है कि कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ जैसे आपने सुना होगा, कौन सा, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, जैसे कि भगवान राम ने कराया था ना, लव कुश ने पकड़ा था, देखा होगा। तो इसको जब छोड़ दिया जाता था, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। तो सिंपल सा देखा था कि लव कुश ने रोका था भगवान राम का, फिर उन्होंने युद्ध भी किया था उनसे, लक्ष्मण को बंदी भी बनाया था। हाँ, अब लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह हो जाता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न होता था। तो यहाँ पे पुरोहित ही थे, वो यज्ञ कराते थे। उस टाइम पे उन्हीं को सबसे बड़ा पद यही माना जाता। तो पुरोहितों द्वारा यज्ञ कराया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों में सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यह यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो जितने भी राजा आएंगे तो जो सब लोग उपहार लाएंगे, जैसे कि अभी अपने भाई अंबानी जी के यहाँ प्री वेडिंग चल रही है, तो सब लोग आ रहे हैं, है ना। अब एक मीम्स बन के आया था, उसमें कहा गया है कि अगर कि इतने लोग आए, सबको बुलावा आपने, और मतलब क्या किया, बच्चों ने कहा कि कुछ नहीं, ठीक है, हो गया, अभी जाके हम भी अपने लिफाफा देखेंगे खोल के, और जिसका 1 करोड़ से कम, है ना, कम का लिफाफा होगा तो उसको शादी में नहीं बुलाएंगे भाई, प्री वेडिंग में ही रह जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ भी ऐसे राजा लोग आते थे और क्या करते, उपहार से सम्मानित किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित भी किया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ठीक है, तो वही कहानी हो गई। तो यज्ञ हो रहा था। चलिए आगे देखते हैं। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था उसे राज सिंहासन पर, कहाँ पर, उसे राज सिंहासन पर या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। तो राजा का जो सारथी होता था वही सहचर होता था। यज्ञ के अवसर वह राजा की
यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर जो उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। तो रानियां भी कर रही हैं, उनके पुत्र भी करेंगे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना और देखकर मतलब देखना भर था। तो राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते हैं थे। अभी भी आप नॉर्मल से अपने घर पे यज्ञ कराते हुए कहीं देखते तो पंडित जी आते हैं, जल छिड़कते हैं, फिर अनुष्ठान करते हैं। तो बिस अथवा बैस है ना, पिछली क्लास में लोगों ने पढ़ा था, बिस वर्ड आया था। बिस का मतलब था बैस, मतलब जो बैस जाती थी उसी से इन्होंने कहा था। तो बिस अथवा बैस जैसे सामान लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। तो यहाँ पे जो पुरोहित है इनको क्या मानना है, शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। बताइए, यहाँ से ये जो पुरोहित ही लोग थे ना, इन्होंने जाति बल पे ज्यादा छुआछूत की चीजों को बढ़ावा दिया। देखिए, राजा लोग आमंत्रित कर रहे, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुरोहित क्या मान रहा है, उनको शूद्र मान रहा है और अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। ये तब सब था। तो ये यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ पैसे के आधार पर, वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे बताना है आपको। वर्ण लिखा है, वर्ण का मतलब उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे। तो कौन कौन से, देखो उस समय क्या वही फॉलो हो रहा है। ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र थे। तो इन्हीं को क्रम से ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया, फिर क्षत्रिय आए, है ना। तो एक कहानी बताई जाती कि ब्राह्मण है ना मुंह से, फिर क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से, शूद्र पैरों से इनका वो तारण हुआ है ना। तो ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन अध्यापन, तो अध्ययन भी करना था, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती और पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। इस हिसाब से इनको अब ये इस हिसाब से पैटर्न से वो लोग काम करते रहे और उसी कैटेगरी में हम बने रहे। फिर जातिवाद हो गया, है ना। तो ये काम इस टाइप से थे। तो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन करा रहे हैं, यज्ञों को करा रहे हैं। क्षत्रिय कर रहे हैं, लोगों की रक्षा कर रहे हैं, युद्ध में भागीरथ होंगे। और आपके वैश्य व्यापार से रिलेटेड थे। शूद्र क्या, तीनों लोगों की सेवा के लिए थे। जनपद की बात करते हैं। चले, अच्छा एक बगल में वर्ड दिए गए, देख लेते हैं। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता है। अरे भैया सिंपल सा, जैसे अपने घर पे भी कोई मेहमान आते हैं ना, नई नई थालियां निकाले जाती हैं, वो तो हो सकता है इस टाइप के। अच्छा देखो, अब ये जो चीजें बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो कौन सी कास्ट शिल्प कला को, तो अब ये मार्केट में यही फिर से बन के आने लगे। क्या करते, बीच में से वो पत्थर स्टोन लगा के बढ़िया डेकोरेट करके बेच रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही उनके भी बर्तन थे। जनपद के बारे में देखते हैं, क्या जनपद होता है। तो महायज्ञों को करने वाले राजा जब उनके राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ध्यान देना क्या कह रहा है कि महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जन मतलब छोटी सी जगह थी, वो जनपद मतलब पूरा एक जिला टाइप से अभी जो वर्तमान में रहता है, तो उनके राजा जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन से, जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद जैसे मानचित्र में 45 नंबर पेज पे दिया गया है, तो दिखाए गए। पुरातात्विकों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। तो दिल्ली में पुराना किला, तो जैसे दिल्ली में आपका पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास आपका अतरंजी खेड़ा। ये देखो 3-4 चीजें सीधी सीधी मिली है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के जो मेरठ है उसके मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। तो ये सारी चीजें जो खुदाई हो रही है, इसी से पता चला कि लोग कहाँ रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। और इनका भोजन के लिए क्या था, तो भैया ये चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो इनकी अभी आपको लिस्ट फिर से बनानी होगी, देखना होगा। ठीक, क्या क्या था, चावल था, गेहूं था, धान, जौ, दालें, गन्ना और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। आगे देखते क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में था। हाँ, क्यों नहीं मिला, गेहूं था, जौ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। बिल्कुल सही, पीछे ही से हम देखते चले आ रहे हैं चैप्टर 2 से ना, सेकंड से मिट्टी के बर्तन मिले तो उससे अंदाजा लगाया गया कि मिट्टी के बच्चे खेलते होंगे। तो मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे।
तो कैसे कैसे थे, कुछ धूसर थे और कुछ लाल रंग के। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें हम चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। चित्रित धूसर पात्र मतलब उन पे आकृतियां कुछ ना कुछ बनी थी, चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में थे। तो सरल रेखा हो सकता है इस टाइप की ऐसी लाइनें बना दी गई है ना, या इसको ज्यामितीय आकार में बना गया, कोई आकार दिया गया गोला गोला ऐसे बना दीजिए, आप इसको रेक्टेंगल इस टाइप के सजा देंगे, है ना। जो भी आकृतियां बनानी, कुछ भी आकृतियां बनाई जा सकती है, तो ज्यामितीय आकृतियों के रूप में भी इनको बनाया गया होगा। महाजनपद के बारे में देखते हैं क्या था। तो जनपद समझ में आया क्या था। हाँ, ये जनपद ही तो ऊपर रीड किया। तो इसमें ढेर सारे मट्टी के बर्तन मिले और सारी चीजें कि राजा रहता था। महाजनपद को देखते हैं करीब 2500 साल पहले, है 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। उन्हीं में से जो महत्वपूर्ण होगा महाजनपद होगा, फिर वो 16 महाजनपद वो कहानी अलग पढ़ोगे अभी। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती। हाँ, राजा अपनी सुरक्षा के लिए सारी चीजें, और इनके किले ही देखोगे बड़ी ऊंचाई पर रहते थे क्योंकि एक दो रहा कहीं किसी से। तो हम यहाँ देखते हैं चित्र नंबर 4 में महत्वपूर्ण जनपद है, महाजनपद और नगर दिए गए। ऊपर से देखते हैं ये काबुल नदी आ रही है यहाँ से, और इसके बाद यहाँ ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर से थोड़ा अफगानिस्तान साइड में आएंगे तो हमें गांधार मिल जाएगा। फिर वहां से झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, है ना। तो ये तो बिल्कुल से रट जाना है। देखो नदियों को देखते ही देखते रट लेंगे हम लोग। क्या जो सिंध नदी देखो ऊपर से निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर से, और वहां से काबुल अफगानिस्तान से होती हुई, काबुल अफगानिस्तान, हाँ पाक, तो ये आके सिंध में मिल जाती, मतलब काबुल अफगानिस्तान की सहायक हो गई, सबसे पहले वही मिलती है। फिर यहाँ से आपकी जो जम्मू कश्मीर साइड से झेलम निकली है, फिर और यहाँ से आपका जो थोड़ा यहाँ आएंगे कहाँ साइड में, ये आपका हरियाणा साइड में जाएंगे ना, उत्तराखंड साइड में, उत्तराखंड से आपको यहाँ पे और नदियां मिलेंगी। तो झेलम के बाद चिनाब आ गई, फिर ब्यास आती है, रावी नदी आई है, सतलज आई, ये सब आके नीचे किसमें मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है, सिंधु की सहायक कहलाती है। तो यहाँ तक हो गया, सिंधु पाकिस्तान में चली जाती है। फिर तो पाकिस्तान मतलब वर्तमान में तो वो पाकिस्तानी है। ठीक, आगे देखते हैं यमुना नदी। तो यमुना आपको पता है उत्तराखंड से यमुना गंगा दोनों निकलती है, प्रयागराज में मिल जाती है। कुरुक्षेत्र है यहाँ पे, हस्तिनापुर है, ठीक है। तो पहले हमें क्या देखा, हमें तो महाजनपद के फोकस करना, तो एक पहले आपका यहाँ पे तक्षशिला होगा, दूसरा कुरु हो गया, हस्तिनापुर हस्तिनापुर बोलेंगे, ठीक है। फिर आपका अवंती या उज्जैन जिसको बोलेंगे, फिर आपका वैशाली है, कौशाम्बी, मगध, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण कैसे हैं, ये आपके महाजनपद हैं कुछ, ठीक है, जो दिए गए आपको। नहीं, दक्षिण में नहीं थे महाजनपद, देखो नहीं है ना, सारी नदियां ही लेंगे। तो ये आपके कुछ महाजन, अवंती है, उज्जैन है, मगध है, राजगीर है, ये सारी उनकी कई राजधानियां भी होती थी। तो नदियों को एक बार और देख लेते हैं। ये वैशाली है, तो ये वही हो गया, बज्जी अंगिनी के अंग है। ब्रह्मपुत्र नदी देखो इधर से आ रही, फिर गंगा में आके मिल जाती है। यहाँ से आपकी ताप्ती नदी, और ये आपकी दोनों, ये 3 नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में, नर्मदा, ताप्ती, है ना। महानदी देखो ये जा रही है, गोदावरी नदी इधर आ रही है बंगाल की खाड़ी में, कृष्ण नदी बंगाल की खाड़ी में, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी, ये सब यहीं से देखते चलोगे ना, सीधे रट जाएंगे चीजें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। सिंपल सा किया हुआ किलों का निर्माण, भाई लंबी लंबी दीवारें, बड़ी बड़ी की दीवारें बनाई। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों विशाल, ऊंची और प्रभावशाली, ऐसी विशाल और ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। तो हजारों स्त्री हो या पुरुष हो, सभी लगे थे, बच्चे थे उस टाइम पे, कोई वैसा तो था नहीं कि चाइल्ड लेबर हो, कानून है कोई नहीं। तो स्त्री पुरुष बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती होगी। अभी हम किले दिखाते हैं आपको,
देखिए भैया इतने बड़े बड़े किले कोई चढ़ भी नहीं पाएगा, कैसे बनाए गए होंगे। अभी आप देखिए कहीं भी ट्रैवलिंग करने घूमने जाएं तो आप टूरिस्ट प्लेस पे तो देखेंगे बड़े बड़े किले मिलते हैं। प्रयागराज में तो इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं खुसरोबाग में कि आप सोच नहीं सकते। 300-400 साल पुरानी दीवार है, 700 साल पुरानी, बताइए। तो वो इतनी पुरानी पुरानी दीवार। कौशाम्बी किले की दीवार यचित आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश से मिला वो भी कौशाम्बी से। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था, बताइए। तो इस टाइप की ये दीवार है, आप सब सोच सकते हैं कैसे कैसे बनाए गए। किले को ही देखेंगे उससे आइडिया लगेगा कैसे बने होंगे। चलिए आगे रीड करते हैं। अब राजा सेना रखने लगे, तो सेना भी रख रहे हैं, किले की दीवारें बड़ी बड़ी बनाई। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, है। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्का मतलब वो आपके पंचमार सिक्के चित्र दिया है 77 नंबर पेज में के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, तो बस नॉर्मल से हम बता दिए कि पंचमार बोलते वो। तो महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताना। अभी सारे क्वेश्चनों के अंतर बताए जाएंगे। नहीं आपने रीड किया होगा तो याद भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। कि क्या थे महाजनपद, एक साइड लिख देना और एक साइड आपके ऋग्वेद के लिख देना। तो दो आंसर आप लिख दीजिए। महाजनपद के बारे में क्या क्या था, राजा महल में रहते होंगे हैं और उनकी बड़ी बड़ी राजधानियां होती थी। सिंपल सा, कोई जरूरी नहीं कि आप टेक्निकल लिखे, है ना। राजा के पास अपनी विशाल सेना होती थी, अभी ऊपर देखा। और ऋग्वेद के राजा कैसे थे, तो राजा महल में नहीं रहते थे और न ही उनकी बड़ी बड़ी राजधानियां होती थी। उसी का नहीं कर दो, राजा के पास अपनी कोई सेना भी नहीं होती थी। ये अंतर है, पहले के राजा कुछ ऐसा नहीं कर देते। ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन और आया था इसमें, बड़ व्यवस्था वाला था सर। हाँ ये नीचे वाला, इसको भी देख ले। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम, अच्छा फसल वाला नहीं था, बड़ व्यवस्था वाला था क्या। चलिए आगे देखते हैं, आएगा बता देंगे। ठीक है। तो ये भिन्न हो गए, अंतर हो गया। अब हम कर की बात करते हैं, कर कैसा था, कैसे लगता था। हाँ जो आएंगे हम बताते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी बड़ी सेना रखते थे, बड़ी बड़ी सेना रखते, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से वह कर वसूलने लगे। पहले क्या हुआ था कि जिसने उपहार दे दिया है ना, वो दे गए, उसी पे भी निर्भर रहते थे कि सब लोग उपहार दे। अब क्या किया उन्होंने, नियमित रूप से कर वसूलना शुरू कर दिया, है ना। अब कौन कौन से किस किस चीजों पर कर लगे भाई, जो उस टाइम पे काम चल रहा है तो उसी पे लगाएंगे। फसलों पर कर लगाए गए कर पर, अब फसल जो भी उत्पादन कर रहा है उस पर कर लगेगा, तो फसलों पर कर लगाने लगे। कारीगरों के ऊपर कर लगाए गए। पशुपालकों को जानवरों व उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। अभी चराई कर भी लगेगा, वो पता चलेगा आपको। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, जो भी सामान ला रहे हैं सब पे ले जाना। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेट मतलब शिकारी, अब शिकार भी करके आए ना, तब भी तुम मान लीजिए 2 हिरन मार के आए, एक राजा को दे दीजिए। संग्रह को जो भी संग्रह करते थे जंगल में जो वस्तु मिली तो राजाओं को भी देनी पड़ती थी। तो आखेटक तथा खास संग्रह राजाओं को क्या देते होंगे बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या देते हैं, कुछ नहीं भैया, शिकारी तथा खास संग्रह वो ना राजाओं को जड़ी बूटियां देंगे, जंगल से लाएंगे। मैंने जस्ट बताया हिरण है, बाघ है, इन जैसे जानवरों की जो खाले लाए वो दे देंगे, है ना। और हाथी दांत भी देते थे, तो हाथी देते उस टाइम पे तो महंगे थे, तो क्या देते थे भाई, जंगल से जड़ी बूटी लाएंगे, खाद संग्रह लाएंगे, और क्या लाएंगे, हिरण को मारा 2 हिरण तो एक उन्हें दे देंगे, एक ही मारे तो भैया आधी दे देंगे। बाघ जैसे जानवरों की खाले भी लाते थे और हाथी दांत लाते थे। ये आपका हो गया क्वेश्चन ही नीचे वाला। ये अच्छा एनसीईआरटी में देखो, यही तो अच्छी रहती है कि क्वेश्चन पूछते जाते हैं, उनके आंसर आने चाहिए आपको में से। तो कृषि में परिवर्तन बताना है। तो क्या परिवर्तन आए कृषि में, तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। कौन कौन से थे, हल्के फाल, है ना। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। हल्के फाल मतलब जो हल था, पहले लकड़ी के देखे कि उससे उनको खेतों में जुताई कर रहे दिक्कत होती, फिर लोहे के बनाने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। ओके, इससे फसलों की उपज बढ़ गई और दूसरे लोगों ने धान के
पौधों का रोपण शुरू कर दिया और यहाँ से आपका धान के पौधों का रोपण शुरू हुआ, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार करना, उनका रोपण शुरू हो गया। ठीक है, पहले बीज छिड़कते थे, अब उनका रोपण करने लगे, जैसे वर्तमान में जो धान की खेती होती है वैसे शुरू किया जाने लगा। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। ओके, क्या तुम बता सकते हो कि क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? तो भाई राजा तो प्रोत्साहन देंगे क्योंकि आज की सरकार भी देती है, प्रोत्साहन जरूरी है भाई। राजा इस वजह से देंगे कि राजा इन सबसे क्या कर रहा है, टैक्स भी वसूल रहे हैं, तो प्रोत्साहन देना राजा का नेसेसरी है ना, कोई वो गलत बात नहीं है। तो उन लोगों से क्या करते थे, टैक्स लेते थे। चलिए आगे देखते, सूक्ष्म निरीक्षण की बात करते, मगध के बारे में थोड़ा देख लेते। सूक्ष्म निरीक्षण क्या है कि मगध मानचित्र नंबर 4 में बना था, प्रश्न नंबर 45 में कि मगध को ढूंढो, उसमें देखा था तुमने मगध, तो मगध आपको दिखाया था ना कहाँ पे था? चलिए फिर तो दिखा देते एक बार, देख लो भैया कहाँ मगध, मगध बिहार में ना, हाँ ये देखो, ये देख क्या, तो ये मगध था। अब आगे चलते हैं, तो मगध को देख के हाँ देख लिया, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण, कितने 200 सालों के भीतर लगभग सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी, देखो गंगा और सोन नदी जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। जहां नदियों को संसाधन है, पानी का संसाधन है, तो वहां वो डेवलप हो ही जाएंगे कोई भी। तो गंगा और सोन नदी जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। आयताकार जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। दोनों नदियां रह गई। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया गया था। ठीक है, मगध के हाथी फेमस थे। देखो आगे देखते हैं, यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने की लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे ऐस की खदानें हैं। तो यहाँ पे देखो लोहे ऐस की आपकी खदानें मिल रही मगध से। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। तो ये रहेंगे। तो मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। कौन कौन से शासक हुए? तो यहाँ से शासकों के नाम शुरू हो रहे हैं आपके। तो मगध के जो दो शक्तिशाली शासक थे आपके बिम्बिसार और अजातशत्रु, है ना, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु बोल दो या शत्रु। तो ये देखो यहाँ पे उनको पितृपिशक भी बोलते हैं। पितृपिशक मतलब बाप क्या करता, बेटा बाप की हत्या करता, फिर उनका बेटा आता उनकी हत्या करता। भैया क्यों? क्योंकि सब लोग वो चाहते हैं कि राजगद्दी से नहीं हट रहे। भाई बुढ़ापा आ गया तो लड़का भी तो चाहेगा कि उससे बैठे, तो मतलब ऐसा वहां पे था, उस टाइम पे लोग करते थे। तो अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। तो महाजनपद और एक और महत्वपूर्ण शासक थे। तो महाजनपद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। उत्तर पश्चिम भाग, ठीक है, देख रहे, उत्तर और पश्चिम तक फैलाया। यही अफगानिस्तान पाकिस्तान साइड में गए। बिहार में राजगीर, आधुनिक राजगीर जिसको हम बोलते हैं, और कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो मगध की राजधानी कहाँ बनी रही थी आपकी भाई साहब? राजगीर बोल दो या राजगृह बोल दो। ओके। बाद में उन्होंने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी का, आज का जो पटना है वो पाटलिपुत्र, वहां पे स्थापना के लिए बना लिया। फिर 2300 साल पहले की बात कर रहे हैं। कब की? 2300 साल से भी पहले की बात है कि मैसिडोनिया, कौन? मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। अब देखो कहानी शुरू होती है कि मैसिडोनिया का राजा था, वो चाहता था कि हम विश्व की विजय करें, हर जगह जाए। पूरी तरह सफल न होने पर वो मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ, देखो मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ वो भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। और जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, कूच करना मतलब आगे बढ़ना चाहा, तो उसकी ऐसे वर्ड मिलेंगे, एनसीईआरटी कूच वर्ड है, और ऐसे लिखना भी, आप विजन आईएएस की क्लास लेंगे देखेंगे वहां पे टीचर भी ऐसे सेम यही वर्ड बोले। भैया वो अलग से नहीं लाएंगे, एनसीईआरटी के वर्ड यही सब कुछ है, यही है, सब यही बोले जाएंगे, यही लिखने हैं।
तो कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। तो वो पहले से ही डरे हुए थे कि जो भारत के शासक हैं, शासकों के पास क्या है, पैदल है, सेना है, रथ है और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, तो डर गए थे। तो इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर मिला, तो हमें सेनाओं के बीच अंतर बताना है, क्या क्या अंतर था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बज्जी की बात करते। तो बज्जी क्या है कि जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज बन गया था और इसके नजदीक ही बज्जी राज था। तो मगध के पास ही तो बज्जी था, हम देखेंगे मैप में। तो ऐसे ऐसे आपका मैप जो बना था, यहाँ आपका मगध था, ये बज्जी था, जिसकी राजधानी वैशाली मतलब बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे हम गढ़ या संघ कहते थे। तो यहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। तो इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों के एक साथ संपन्न करते थे। तो जो भी यहाँ पे अनुष्ठान होते थे ये राजा लोग क्या करते थे, ये तो प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता है। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभा में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। तो शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया प्लान बनाते हैं। तो स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। ये आपको बताना पड़ेगा कि जब बज्जी में कौन सी जो सभा थी, सभाओं में स्त्रियां, दास, कम्मकार भाग लेते थे या नहीं लेते थे। तो ये भाग नहीं लेते थे। ये क्वेश्चन आपका सिंपल था, सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आगे नीचे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि बज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया था। कौन से, तो ये दीघ निकाय से लिया गया था। दीघ निकाय के एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है और जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो अजातशत्रु और हम बज्जी संघ के बारे में देखते हैं क्या चीजें हैं। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे और उन्होंने अपने मंत्री बस्कार, तो अजातशत्रु का जो मंत्री था बस्कार को युद्ध के पास सलाह के लिए भेजा है। बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। रात भर जगह भैया, बुद्ध को युद्ध बोल रहे हैं। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक विपूर्ण, तो उन्नति देखो किस किस चीज में मिल रही है, विपूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। सिंपल, कहीं भी सभाएं होती रहेंगी तो वो क्या करते रहेंगे, उन्नति करते रहेंगे। घर में ही वो एकता होनी चाहिए, सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, है ना। आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन भी करेंगे जो परंपरा चली आ रही है। बड़ों को सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, एक परिवार के लिए भी ये चीज हम बोल सकते हैं। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव में चौथों का रख रखाव करेंगे। तो शहरों और तथा गांव में यहाँ पे चौथों का रख रखाव होता था। विभिन्न जो मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो बज्जी संघ इन महाजनपदों में से कैसे भिन्न था, कम से कम आपको 3 अंतर बताना है। तो मान लीजिए, सोच लीजिए कि आप एक साइड आपने बज्जी लिख दिया, 3 अंतर बताना। ये बज्जी संघ हो गया आपका, और एक साइड आप क्या लिख देंगे, महाजनपद लिख देंगे। तो 3 अंतर आप यहाँ लिख देंगे, 3 लिख देंगे यहाँ के। बज्जी में क्या था, आपसी तेलमेल नहीं, मेल जोल मुंह से निकल ही जाता है। तो आपसी मेल जोल द्वारा कार्य किए जाते थे, अभी जैसे हम लोगों ने रीड किया है ना। और 2-3 इसी के देख लेते हैं, ये लिखे तो सामने। और उसके बाद पारंपरिक नियमों का पालन करना आवश्यक होता था इसमें, है ना, ऊपर सामने दिख रहा। उसके बाद पूर्ण व नियमित सभाएं की जाती थी। अब मैं जो बोल रहा हूँ यही नहीं कि यही लिखे, आप जो भी जितने लिखे अभी 4, 5, 6, 7 हम लोगों ने रीड किए, कोई भी लिख देना। महाजनपद में क्या था, तो राजा स्वेच्छा से कार्य कर सकता था,
क्योंकि राजा राजा होता है ना। पारंपरिक नियमों का उल्लंघन किया जाता था, वहां पे परंपरा से कोई मतलब नहीं था। जब राजा का मूड जो है वो करना है, राजा सलाह तो लेते थे परंतु फैसला स्वेच्छा से ही ले। भाई राजा राजा है, अब सलाह ले लेगा, मानना नहीं मानना उसकी बात। जैसे राष्ट्रपति क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन ये नहीं है कि उसको मानना है पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मानेगा मानेगा, नहीं मानना तो नहीं मान रहे हैं। तो कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले, तो अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने क्या किया, गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, देखो 1500 साल तक तो ये चलता रहा, लेकिन उसके बाद जो गुप्त शासक आए उन्होंने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर ली और अपने राज्य में बना लिया। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि चैप्टर नंबर आप 9 में पढ़ेंगे, भैया 9 में पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं क्या, कल्पना करो कल्पना कि वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही हो। तो तुमने क्या सुना होगा भाई, क्या सुनेंगे, तो यही सुनेंगे जो युद्ध का प्लान बन रहा है। लेकिन पकड़ गए तो राजा पहले तो तुम्हें कूटेगा, अच्छे से पूछेगा ना तो कौन हो क्या नहीं हो। हाँ चलिए कुछ क्वेश्चन है और देखते हैं क्या है। कुछ उपयोगी वर्ड देखो किसने अच्छी बुक होती है, मतलब सारे इंपोर्टेंट जो उपयोगी वर्ड आए वो लिख दिए। राजा आया, अश्वमेध यज्ञ आए, वर्ण आया, जनपद आया, महाजनपद आए, किलेबंदी आई, सेना आई, कर आई, पौधरोपण आया, गढ़ अथवा संघ आए। इससे क्या एक एक लाइन में आपकी राजा के बारे में, अश्वमेध यज्ञ के बारे में सब जानोगे तो सारी चीजें रिवीजन होंगी। तो सही या गलत बताने हैं क्या, ये स्टेटमेंट आपके दिए गए इसमें से क्या बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है चलिए देखते हैं। तो क्या लिखा है कि पहले में लिखा है कि, बड़ा कर लो इसको थोड़ा सा, पहले में लिखा है कि अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो बिल्कुल सही है कि वहां से जब निकल गया फिर उसके बाद था कि आप आएंगे वहां पे सम्मिलित होंगे यज्ञ में और उपहार भी लाएंगे, जो उनसे राजा यज्ञ करा रहे हैं उनके लिए उपहार भी लाना पड़ेगा और बैठे रहेंगे आप आराम से यज्ञ देखेंगे। दूसरा लिखा है कि राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। नहीं ये तो गलत है, सारथी क्यों करता था भाई, पुरोहित करते थे ना, तो ये आपका गलत। कौन करता था, पुरोहित करते थे। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले थे। जो पुरातत्वविदों है कह रहे हैं कि पुरातत्वविदों को जनपदों की, कहां पे, जनपदों की बस्तियों में महल मिले थे, तो ये आपका गलत है, जनपदों की वस्तुओं में महल नहीं मिले थे। ठीक है गाँव गए। नेक्स्ट देखें, गाँव में चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। ये भी गलत है, चित्रित धूसर पात्रों में अनाज नहीं रखा जाता था, हाँ गलत है। तो महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। हाँ ये सही कि महानगरों में बहुत से जो आपके जो क्या लिखा है, महानगरों महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। हाँ अभी तक तो पढ़ा है इसको, तो किलेबंद भी थे, तो सही हो गया। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या। आगे लिखा है कि आपका कि आर्किटेक्ट के बारे में लिखा है ना, और चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा है कि नीचे देखे आर्किटेक्ट, संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक। तो इनको लिखना है कौन कौन से महाजनपद का राजा था। तो ठीक है, तो सबसे पहले महाजनपद के राजा बीच में, ठीक है, तो हम एक एक साइड से ले लेते हैं। कहीं भी आप यहाँ पे इन्हीं को इसी में फिल कर दीजिए। यहाँ पे आपका व्यापारी आ जाएगा, चलिए मान लीजिए व्यापारी है ये। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, ये शिल्पकार कर दीजिए यहाँ। फिर इसके बाद पशुपालक कर दीजिए, और कुछ नहीं बस उसी को डिफाइन करा है। यहाँ पे शिकारी संग्रह कर दीजिए। आर्किटेक्ट संग्रह वही बात है, आर्किटेक्ट संग्रह को बोलो या शिकारी बात है क्या। और यहाँ पे एक बच्चा कौन, कृषक लोग आ जाएंगे। तो ये सब लोग फिलअप हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ओके बड़ी अच्छी बुक है, देखो सारी चीजें एक एक छोटी छोटी चीजों को क्लियर कराया जाता है। हम एक्सरसाइज भी कराएंगे जितना भी है उसमें। आप रीडिंग के बाद साथ जो भी क्वेश्चन लास्ट में दिए है ऑब्जेक्टिव हो या कैसे भी सारे सॉल्व करो भाई, पढ़ना है उसको। एनसीईआरटी में देखो छोड़ने के लिए कुछ नहीं होता, सच बता रहा हूँ। कोई भी एनसीईआरटी आप पढ़े एक अक्षर मत छोड़िए उसको। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। भाई सिंपल सा था, क्या था, स्त्रियां थी, दास थे और जो कमकार थे ना, तो ये गणों की जो सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है
तो स्त्रियां, दास, कर्मकार। और देखते हैं क्या है इसमें। और अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है कि आओ चर्चा करें, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे। अरे भैया अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि महाजनपदों के राजा ने किले क्यों बनवाए थे, क्योंकि कुछ राजा भाई राजाओं के आक्रमण से डरते थे, है भय रहता था उन्हें कि अपनी सुरक्षा के लिए भैया किले बनवा लो बड़े बड़े, नहीं तो पता चले दूसरे राजा आए, कम सो रहे थे आराम से और वो तोड़ फोड़ कर दे, आके राजपाट खत्म कर दे। समझ रहे ना, कुछ राजा अपनी शक्ति तथा समृद्धि का जो प्रदर्शन करने के लिए किलों का निर्माण करते थे कि हम इतने बड़े राजा हैं, तो प्रदर्शन दिखा रहे हैं, बड़ा किला बना हुआ है। तो ऐसे भी बहुत सारे तरीके होते थे। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि क्या तुम्हारे राज्य में प्राचीन जनपद थे, अगर हाँ तो उनके नाम भी लिखना है। तो ये चलिए, तो प्राचीन जनपद में जो आपको बताना है कि क्या तुम्हारे राज्य में प्राचीन जनपद थे उनके नाम लिख दीजिए। तो आप कोई भी लिख सकते हैं। तो हम जैसे नॉर्मली अपने शब्दों में कह दीजिए कि हम कह सकते हैं कि जो आज के शासकों में जो चुनाव आम जनता के द्वारा होता है ना, मतदान के माध्यम से किया जाता है। और लेकिन उस समय के जो थे ना, जो जनपदों में कुछ लोग बड़े बड़े जो यज्ञों का आयोजित करते थे, तो यज्ञों को आयोजित करने से फिर जो राजा बन जाते थे, तो ऐसा ही तो था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो क्या लिखा। उत्तर में प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में बताया गया समूह में किन किन को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो भैया किन किन को मतदान का प्राप्त है, तो अभी आप कह सकते हैं आज को तो सभी को, जो 18 साल के ऊपर के हो गए वो आराम से वोट डाल सकते हैं। समझ गए ना। हाँ, तो आराम से वो वोट डाल सकते हैं। और है कुछ नहीं है। साइड में क्या लिखा है, तो तिथियां नए शासक लगभग 3000 साल पहले बने है ना। महाजनपद की बात करें तो लगभग 3000 साल पहले भी है। सिकंदर का आक्रमण तो दीर्घ निकाय का लेखन से पता चलता है, लगभग जो 2300 साल पहले था। गढ़ संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले ही हो गया था। तो ये आज की क्लास के आपका ये। चलिए हम इसके बाद चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या है। चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है कि नए प्रश्न नए विचार। देखिए चैप्टर नंबर 5 और 6 दोनों एक ही साथ आएंगे, क्योंकि मुझे जल्दी से ये सारी चीज़ें को ख़त्म करना है। तो दो टॉपिक को एक साथ में लेके 2 चैप्टर को एक क्लास में ही कराएंगे और जल्दी, क्योंकि 6 से लेकर 12 तक का सफ़र है। तो समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 घंटे की क्लास होगी, वैसे भी 30-35 मिनट की क्लास हो रही है, 1.25 घंटे की होगी। बस 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे और आप लोग जल्दी से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए चैप्टर नंबर 6 देखते हैं। चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो यहाँ पे एक अनगा लड़की है और सैर पर निकली है। सैर पर मतलब कहीं घूमने जा रही है, वो अपने स्कूल से टूर पे जा रही है, तो उसके बारे में बात है। तो अनगा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे मतलब महाराष्ट्र में, तो देर रात उसने पुणे और उससे उत्तर प्रदेश वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनगा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। समझ रहे हैं। तो भगवान बुद्ध के बारे में ये कहानी है और सारनाथ के बारे में बताया जाएगा। तो हम बड़े विश्लेषण से पढ़ना है कि बुद्ध के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छे से रीड करिएगा। तो वाराणसी में समझ रहे हैं ना आप, आएगा सारनाथ। हाँ वही। तो बुद्ध की कहानी क्या है कि बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। एक एक लाइन पे क्वेश्चन है हर जगह। तो बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यही क्वेश्चन पूछेंगे अभी आगे तुमसे, देखना। वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। दरअसल परिवर्तन ये थे कि पहले ग्रंथ चल रहे थे, उपनिषद थे, वेद थे, तो आम जनता को दरअसल वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि संस्कृत में था। और वहाँ पे क्या थे, जो ब्राह्मण थे या हम बोल सकते पुरोहित थे, तो केवल वो ही उसी का उच्चारण कर सकते थे और आम जनता जी थी वो पढ़ भी नहीं सकते थे। तो एक माध्यम मार्ग आया था, हम बोल सकते हैं एक माध्यम मार्ग था, बौद्ध आया था और तेजी से इसमें परिवर्तन भी हुए। लोगों ने, बहुत से लोग इसमें जुड़ने लगे थे। बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, क्योंकि इनकी जो भाषा रहेगी अभी आप देखना प्राकृतिक पाली भाषा, ये नॉर्मल सी भाषा रहेगी। तो तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय में 5 में पढ़ा है कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे और हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। ओके आगे देखते हैं कि गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में देखेंगे ये सारी चीजें। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। अभी देखो क्लियर नीति, अब यहाँ पे बताया जाएगा कि जीवन का शाब्दिक अर्थ क्या है।
अब बता जाए, बुद्ध क्षत्रिय थे, एक क्वेश्चन ये मिला, तो भैया क्षत्रिय थे और एक राजा घर से थे, ऐसे नहीं थे भाई, वो ऐसी स्थिति में आ गए थे, रहने लगे थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ा था, ऐसे वो महान नहीं बने थे, महात्मा नहीं बने थे। तो वो क्षत्रिय थे और शाक नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़कर अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अन्यथा ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। तो आप लोग भी रास्ता ढूंढिए, हम दिखा रहे हैं आपको मार्ग, NCERT पढ़िए। इसके लिए उन्होंने बोध गया मतलब बिहार, तो बोध गया कहाँ पे, बिहार के एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। देखो, जब पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या कर ली थी और जब इनको ज्ञान की प्राप्त हो गई थी, जब इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया था, है ना। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए, ठीक है, तो बुद्ध के रूप में अब जाने गए थे। यहाँ से भी वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो सारनाथ उपदेश दिन उन्हें गए थे क्योंकि जो उनके पहले कुछ साथी थे, वो 5 भिक्षु और थे, वो सब छोड़ के नहीं चले जाते हैं, तो पहले ये उन्हीं के पीछे जाते हैं, भैया कहाँ हो तुम सब, कहाँ पे, सारनाथ में। तो सारनाथ में उन्हीं को पहले उपदेश देंगे। वो कहानी और डिटेल में आप पढ़ेंगे दूसरे सोर्सेस से, जो सोर्सेस से हमने पढ़ा हुआ है वो बता रहे हैं, ठीक है। कुशीनारा में उनकी मृत्यु से पहले का जो शेष जीवन इन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने, लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो इन्होंने जो मृत्यु के से पहले का जो जीवन था, मोस्टली इन्होंने पैदल चल चल कर सबको शिक्षाएं दी थी। अभी ये इंट्रो है, आगे देखेंगे क्या। तो ये सारनाथ का स्तूप है, अभी देखेंगे क्या है कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ये भगवान बुद्ध भी बताते हैं कि यह जीवन कष्टों और दुखों से तो भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं मतलब जो हमेशा पूरी तरह नहीं हो सकती हैं के कारण होता है। भैया इंसान मानव कैसा है, लालसाओं से पूर्ण है, इच्छाएं में, इच्छाएं खत्म कर दो, सारी चीजें खत्म, अब इच्छा थोड़ी खत्म हो गई। ये लाल से ही तो है, जॉब लग जाए, IAS बन जाए, PCS बन जाए, ठीक है, सेवा करना चाहते जनता की, एक ठीक है मार्ग है, लेकिन मतलब उनका एक अलग विचार रहता है कि आप भगवान की शरण में जाइए, मतलब बुद्धम शरणाम गच्छामि, है ना। भगवान, अब गीता पढ़ोगे तो श्री कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, वही दिखता है उसमें, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें वो सच्चाई भी है। तो हम लोग तो एक तुच्छ मात्र प्राणी से हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, और हम एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। घर बन जाए, अरे एक 4 व्हीलर आ जाए, 4 व्हीलर यार यही नॉर्मल से नहीं, मर्सिडीज लेते हैं, अरे मर्सिडीज BMW लेते हैं, फरारी। तो बुद्ध ने इस लिप्सा को, जो लिप्सा थी और तज्जा, तो तृष्णा कह सकते हैं इसको, लिप्सा को तज्जा तृष्णा कहा कि बुद्ध ने शिक्षा दी, और बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो क्या करना है, आत्म संयम अपनाना है, और ऐसी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। ये भगवान बुद्ध के विचार हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। बहुत अच्छे विचार थे। तो वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो यहाँ से भगवान बुद्ध ने ही बताया था कि हम जन्म जो यहाँ कर रहे हैं वो हमारे अगले जन्म में उसका भी आपको भोग मिलेगा। अब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे से मिलेगा, है ना, नहीं तो बुरे कर्म करोगे तो बुरे मिलेंगे। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की जो प्राकृतिक भाषा में दी। कौन सी भाषा थी, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनकी प्राकृतिक भाषा में उन्होंने अपनी शिक्षा को प्रसार किया। इसने सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके, बस यही बात थी। मैंने कहा ना कि पहले संस्कृत को नहीं समझ सकते थे, अब सामान्य लोग भी इसको समझेंगे। थोड़ा सा यहाँ सारनाथ स्तूप के बारे में लिखा है कि इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यही पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। तो सारनाथ में इन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। कोई भी क्वेश्चन देने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया, सारनाथ। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी। वाराणसी कहाँ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 10 में इन स्तूपों के बारे में और अधिक हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ देख लेते हैं। ये स्तूप है, देख लो, छोटा कर देते हैं, पूरा दिख जाए। ये इस टाइप से बना है। भैया जाइए सारनाथ, यहाँ फोटो वोटो खिंचाइए, सेल्फी मारिए, है ना, स्टेटस लगाया जाएगा। जाएंगे, हम भी जाएंगे। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था ये बताना। तो बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे कि
यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। तो भगवान बुद्ध ने यहाँ ये कहा कि आप हमारी शिक्षा को ऐसे नहीं इसको ग्रहण करिए, आप पहले अपने विवेक से मापें और आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया, फिर लोग जुड़े। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि किस्सा गौतमी की कहानी। तो किस्सा गौतमी की एक कहानी है, उसको पढ़ते क्या इसमें। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। तो किसका? किस्सा गौतमी का एक पुत्र था, वो मर गया था। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी, कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। तो बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो किस्सा गौतमी बहुत ही प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। आप बताइए, तो अब जब मांगने जाओगे देखोगे क्योंकि हर घर में मृत्यु तो होती है। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी की पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। भाई आए हैं इंसान तो उनको जाना भी है। तो ये क्या, उनको थोड़ा सा जानकारी के मोह माया से दूर करने के लिए ऐसा किया गया था। तो ऐसे चीज़ों को अगर समझाया जाएगा, बताया जाएगा तो आदमी सिंपल सा यार सीख ही जाएगा। तो बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, ये हम लोगों को क्वेश्चन बनेगा। तो इस क्वेश्चन का हम लोगों को आंसर देना रहेगा, बताएंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो उपनिषद के बारे में देखते हैं। क्या भारतीय दर्शन की जो 6 पद्धति है, जो हम इसको षड दर्शन कहते हैं, पहले इसको देख लेते हैं फिर उपनिषद देखते हैं। षड दर्शन देखते हैं कि सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं से किया गया है। तो षड दर्शन है क्या? सदियों से भारत द्वारा सत्य की जो बौद्धिक खोज है का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं से किया गया है। वो 6 शाखा ये कौन सी? ये शैक्षिक है, ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा, वेदांत, या हम उत्तर मीमांसा भी वेदांत को कहते हैं के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः किसने की थी, तो वो हम देख लेते हैं, है ना। तो पहले ही कौन सा था हमारा? पहला था वैशेषिक। तो वैशेषिक की ऋषि कर्ण ने इसकी कर्ण ने की थी इसकी स्थापना, है ना। फिर न्याय की तो गौतम हो जाएगा, सांख्य कपिल हो जाएगा, योग कौन सा था? पतंजलि हो जाएंगे। एक मिनट। फिर पूर्व मीमांसा की बात करेंगे तो जैमिनी हो जाएंगे, और उत्तर मीमांसा या वेदांत की बात करेंगे तो व्यास जी, या मतलब वेद व्यास जी द्वारा की गई थी, मानी जाती है ना। जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य है कि इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो हम लोग उपनिषद के बारे में देखते हैं, क्या उपनिषद थे, क्या था इसमें, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो उपनिषद इसी समय बहुत से दूसरे नए अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी के बारे में आपके उपनिषद के बारे में आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उपनिषद के इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, और जबकि अन्य यज्ञों की जो उपयोगिता के बारे में जानने का उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी और जो मनुष्य के बाद भी बचा रहता है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कुछ तो इस विश्व में ऐसा है जो स्थायी और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म अथवा हम सार्वभौम आत्मा के रूप में इसका वर्णन किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा या तथा ब्रह्म एक ही है।
तो आत्मा ही वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही आत्मा है, और उनका ये एक ही है, यही बचता है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में भी है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। तो उपनिषद किसका हिस्सा है? तो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। ये प्रायः विचार समानता वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो बुद्धिमान भिखारी एक कहानी है। देखो एनसीईआरटी का सबसे अच्छा है कि कहानियों को रिलेट करके बताते हैं, तो बहुत अच्छा है, चीज़ें इससे बहुत क्लियर हो जाती हैं। कहानी से किसी चीज़ को पढ़ोगे तो याद हो जाती है। यह वार्तालाप छांदोपनिषद की बात करता है। किसके बारे में? छांदोग्य उपनिषद के नामक एक जो प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। क्या होता है इसमें? शौनक व अभिप्रतारिण, कौन कौन भैया थे? ये शौनक थे और अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्यजन आप इसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। मतलब उन्होंने कहा किसकी? बनने के सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। फिर आगे लिखा है कि ओए, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम यह जानते हैं। तो भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? तो मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण बोला। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। तो भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। समझ रहे? बात देखिए कैसी तार्किक रूप से की जा रही। तो भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया, तो हम बता सकते हैं कैसे मनाया, कितनी अच्छी बातें करके उसको मना लिया गया था, है ना। तो आगे देखते हैं। तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले जो अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ठीक है, तो पुरुष ब्राह्मण थे। कभी कभी गार्गी, अब देखो ये बढ़ रहा है, गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। तो कौन? 4 स्त्रियां देखने में, गार्गी थी, अपाला थी, घोषा थी, मैत्री थी। ठीक है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सतकाम जवाल का है। तो किसका एक प्रसिद्ध अपवाद है? वो सतकाल जवाल का। सतकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सतकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई और गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय, देखो एक गौतम नामक एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने विद्यार्थियों के रूप में उनको स्वीकार कर लिया तथा वह अपने समय में के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचार, देखो अब जो पढ़ने के लिए हैं, लेकिन क्या था और लोगों को उपनिषद ग्रहण करने की इजाज़त नहीं थी। अब एक था वो अपनी दादी की माँ के कारण, जो भी हो सतकाम जावाल, वो सीख गया तो बहुत अच्छा विचारक भी बना, है ना। तो उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा भी किया गया, जिसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। ये सभी 6 की एनसीईआरटी है, तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा ज़्यादा, है ना। क्लास के हिसाब से चीज़ों को बढ़ाया गया। तो हम लोग पहुंच गए हैं कि व्याकरणविद पाणिनि के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इस युग में कुछ अन्य विद्वानों भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो पाणिनि ने किसकी? संस्कृत भाषा के जो व्याकरण है वो आपके पाणिनि के द्वारा की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर, तो जो स्वर व्यंजन हम लोग पढ़ते हैं, विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं और इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम, लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में इन्होंने लिखा था। थोड़ा सा भगवान जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं या जैन धर्म देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म खत्म हो गया, जैन धर्म, ये दोनों इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इनकी जो समरी भी रहेगी हम आपको कराएंगे। बुद्ध धर्म में आपको क्या था, जो शिक्षा थी प्राकृतिक भाषा में थी, है ना। अब हम देखेंगे कि जैन धर्म में जैन धर्म में कैसे क्या आती है। तो वही महावीर जैन, हाँ वही उसी के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा है कि इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व, देखो दोनों, उनका भी 2500 वर्ष पूर्व था, लगभग ये कहीं ना कहीं समांतरी तौर पे इनके दोनों लोगों का चल रहा था, थोड़ा अंतर मिलेगा। तो इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म
कि 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के, कहाँ के, वो बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, वो भी क्षत्रिय थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की, है ना, एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 12 वर्ष के बाद इन्हों को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 30 वर्ष में इन्होंने घर त्याग दिया था। उनकी शिक्षा सरलती, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री या पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। सिंपल सा था उनका कहना था, जिसको सत्य जानना भैया, चाहे स्त्री व पुरुष, अपना घर छोड़ दो। उन्हें हिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो नष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। बिल्कुल सही बात है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में, तो कौन सी भाषा में, प्राकृतिक भाषा में दे दी, है ना। तो बुद्ध की भी शिक्षा भी प्राकृतिक भाषा में थी, तो महावीर जी की प्राकृतिक भाषा में थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक, है ना, तो मगध में अलग बोली जा रही, तो जो मगध में बोली जाती तो प्राकृतिक मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। मतलब जैन धर्म में महावीर जैन जी ने कहा था कि जो भी हमारे अनुयायी हैं उन्हों को भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत करना है। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता, उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, है ना, तो ब्रह्मचर्य भी करते थे वो लोग। तो क्या था कि उन्हें भोजन को दरअसल भिक्षा मांगकर काम चलाना था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना भी पड़ता था और तथा चोरी न करने की उन्हें सख्तियत दी गई थी। भई कि चोरी नहीं करनी है आप लोगों को, है ना, तो चोरी न करने की सख्तियत हिदायत दी गई थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। मतलब पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ, मतलब वस्त्र के साथ साथ, मतलब नग्न अवस्था में इनके अनुयायी रहते थे महावीर स्वामी के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे लिखा कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था, तो सब लोग तो नहीं कर पाएंगे। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही घर पर रहे और उन्होंने भिक्खु या भिक्खुड़ी बने, है ना। भिक्खु या भिक्खुड़ी मतलब जो मेल था वो भिक्खु बने और भिक्खुड़ी कौन, फीमेल। लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे, ना, वो घर से ही लोग जो आ रहे उनका भोजन की सहायता करते रहे। मुक्ता व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। देखो हमने बताया ना, पहले वेद थे, वेदों में क्या हुआ कि केवल ब्राह्मण ही लोग, उसको तो आम जनता रह जा रही थी, उनको ब्राह्मण ही पढ़ते थे। फिर आए भगवान बुद्ध, तो बुद्ध ने प्राकृतिक भाषा अपनाया, तो उससे ढेर सारे लोग जुड़े, यहाँ भी लोग जुड़े। अब यहाँ पे क्या हुआ था, व्यापारी वर्ग इससे इसलिए ज़्यादा जुड़ रहे हैं कि व्यापारियों वर्गों को लिए एक रास्ता मिल गया ना, कि सारी चीज़ों को जान सकते हैं, उसमें कुछ ये सब कुछ त्याग करना था। मुक्त व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। भैया किसानों के लिए इसलिए अत्यंत कठिन है कि इसमें कह रहे कीड़े मकोड़े को भी नहीं मरना चाहिए। अब उन्हें फसल उगानी तो खेत में एक आध कीड़े मकोड़े तो मरते ही हैं, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया और महावीर तथा उनके जो अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही, है ना, लिखी नहीं गई। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग आपकी जो 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान से लिखी गई थी और ये मानचित्र में आपके आगे दी गई, बताते देखते हैं। थोड़ा साइड में कुछ चीज़ें दी गई, देख लेते। जैन धर्म जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चनों में। चलिए आगे देखते हैं।
शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण थे, है ना, यहाँ में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय हैं, व्यापारी हैं, मजदूर, नाई, गणकाएं, दास, सब लोग थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी की। तो नीचे एक क्वेश्चन बनाया गया है, उसमें लिखा है कि, चलिए देखते हैं क्या है। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताओं बताओ और इनमें से कोई समानताएं भी दिखती हैं। क्या समानताएं थी वो देखनी है, अभी क्वेश्चन रहेंगे लास्ट में देखते हैं। बिहार के बारे में देखते हैं, बिहार क्या होता था। दरअसल बिहार क्या होते थे, अब नॉर्मल से जान लो कि जैन धर्म में भी थे, बौद्ध धर्म में भी थे। जो लोग बड़े बड़े राजा लोग थे तो वे बिहार दान कर देते थे, मतलब उनके ऐसे समझ लो कि एक अभी जो धर्मशाला अभी टाइम की बनती है वर्तमान की, तो एक जगह दे दी, फिर बिल्डिंग बन गई वहाँ पे, तो जो भिक्षु आ रहे हैं रह रहे हैं ना, बरसागात में जब वर्षा हो रही तो वहाँ रुकने के लिए जगह। तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते और उपदेश दिया करते थे। वे केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की जो प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो भिक्खु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। तो क्या कहा गया था, बिहार। तो आरंभिक बिहार की बात करते हैं, देखो ये आपके बिहार बने, देख रहे हैं, तो इसी में ये लोग रहते थे। अब बड़े बड़े राजा आएंगे सीधे से दान कर देंगे जगहों को। तो लिखा है कि इसमें पहाड़ी को काटकर बनाई गई ये गुफा है, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्खु भिक्षुणी इन स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। तो क्या होता है, बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षाणुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। केवल वो बुद्ध ग्रंथ ही कहलाएंगे, भिक्षाणु कहलाएंगे। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, कौन से वर्ण के, कौन से परिवार से कोई मतलब नहीं है। समझ गए, उदाहरण कितना अच्छा दिया है कि जिस तरीके से ढेर सारी नदियां के समुद्र में मिल जाती तो नदियों की पहचान खत्म, केवल समुद्र कहलाएगा। इसलिए अब वो क्या कहलाएंगे, बुद्ध अनुयायी कहलाएंगे। लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए थे। प्रायः किसी धनी व्यापारी या राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। तो स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे जो स्थायी लोग होते थे। तो जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणियों लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली, मतलब एक टाइप से सम्मान हो रहा है। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का उदय हुआ। तो महायान आ जाता है आपका यहाँ से, और इसकी दो मुख्य विशेषताएं क्या थी कि पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई थी। तो मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था। तो पीपल की पेड़ की मूर्ति द्वारा इनको दर्शाया गया था। अब बुद्ध की जो प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, इनमें अधिकांश मथुरा में जो प्रतिमाएं मिली, तो कुछ आपके तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा परिवर्तन ये था कि बोधिसत्व, है ना, बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय भी हो गई थी और पूरे मध्य एशिया, कहाँ तक, ये पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में आपका कोरिया, जापान तक भी फैल गई थी। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे ही भारत में ही जन्मे महान व्यक्तित्व हैं, हम बोल सकते हैं भगवान ही हैं। अब उनका अस्तित्व फैला है पूरा, आपका जापान हो, चीन हो, कहीं भी, तो मतलब पूरा भारत, समझ रहे हैं आप क्या है, बहुत बड़ी पावन धरती है, पवित्र धरती।
क्योंकि जितने भी महान जो भगवान हुए सब लोग यहीं पे जन्मे। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। चलिए आगे देखते हैं। तो बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका भी गए, फिर यहाँ से श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला गया। थेरवाद की बात करते हैं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं तीर्थयात्री के बारे में। लिखा है कि तीर्थयात्री क्या है। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। अभी लोग जानते हैं गांव में घर परिवार से लोग जाते हैं कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो क्या है, तो ये पवित्र स्थानों की जो यात्रा करने के लिए जाते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था। तो चीनी वो व्यक्ति थे ना, तो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था। हम लोग कहते हैं चीन का व्यक्ति कौन था, भाई ऐसे बोलो, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फायसियान, जिसको हम फायसियान काफी प्रसिद्ध था। करीब लगभग ये 1600 साल पहले आया था। और सुएन सांग की बात करेंगे, सुएन सांग तो 1400 साल पहले भारत आया था। उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। तो ये तीन आए थे, पहले फायान आया, फिर सुएन सांग आया, फिर इत्सिंग आए। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है, और लिखा है कि इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किल, तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान मुश्किलों के बारे में लिखा, जो भी मुश्किलें आई। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों क्या करें, जिन देशों और मठों में उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। तो नालंदा के बारे में देख लेते हैं क्या था। दरअसल जो सुएन इत्सिंग आया था, इत्सांग आया, और अन्य जो तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध जो विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन भी किया था। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। भैया वृद्ध लोगों का नॉलेज लेबर हो रही, सही है। तो इसलिए अभी भी आज भी कहते हैं कि बुजुर्ग लोगों के साथ बैठना चाहिए, कुछ तो शिक्षा मिलेगी। तो विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। अन्य जो आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। तो 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे, तो मतलब समझ रहा, 1-2 ही अंदर आएंगे। तो सुएन इत्सांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, इसके कारण भी ध्यान थे। भाई वो आया था भगवान बौद्ध के बारे में जानकारी लेने, तो इस वजह से उनके शिक्षा प्रसार के बारे में आया था। जीवन के चरण आश्रम को देखते हैं क्या। तो आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से। तो इसमें से आपको देख लेते हैं कौन कौन से आश्रम होते हैं। एक आपका ब्रह्मचर्य लिखा, फिर गृहस्थ लिखा, वानप्रस्थ लिखा, संन्यास नामक ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की। तो ब्रह्मचर्य पहले, फिर आप गृहस्थ जीवन रहिए। 25 साल तक ब्रह्मचर्य था, फिर 25 से 50 तक गृहस्थ था, फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ था, फिर संन्यास जीवन था। तो इस टाइप से इसको उस समय 100 साल माना जाता। अब तो आपकी जो एज है ना, तो वो आपकी 63 साल की एवरेज बची है। कितने 63-64 साल भारत के लोग जी सकते हैं। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करे गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। तो आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लाने पर बल दिया था। संघ के जो जीवन से आश्रमों की यह अवस्था किस तरह से भिन्न थी, ये बताना आपको। तो कल्पना करना है कि चीजें और भी दी गई। उपयोगी शब्द क्या थे देख लेते हैं। एक वर्ड आया था आपका तन्हा, जिसको तृष्णा बोला जाता था। फिर प्राकृतिक आया, आत्मा आया, ब्रह्मा, उपनिषद, जैन, अहिंसा,
अहिंसा है, भिमुखु संघ विहार आश्रम, ये सब पढ़ रहे थे। तो तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व के एक उपदेशक को सुनने जाना चाहती हो, वहां जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगे, इसका वर्णन भी करना है। तो ये अपने शब्दों में लिखोगे। आओ याद करें, कुछ चीज़ों को देखते हैं, रिवीजन करते हैं। इसमें लिखा है बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया था। तो भगवान बुद्ध के बारे में आपका पहला क्वेश्चन है, तो किन किन बातों पर उन्होंने जोर दिया था, तो ये बताना है आपको। तो किन किन को दिया था भाई, हम सिंपल से बोल सकते हैं कि बुद्ध ने कहा था कि यह जीवन दुखों से भरा है ना, यही तो कहा था, और ऐसा हमारी इच्छा तथा लालसाओं के कारण ही तो है। तो पहले एक पॉइंट ही लिख देंगे। दूसरा लिख सकते हैं कि आत्म संयम अपना कर हम ऐसी लालसा से बच सकते हैं। उसी से रिलेटेड कहानी ना, उन्होंने कारण भी बताया, फिर उसका निदान भी बताया। बुद्ध ने कहा कि लोग दयालु हो तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का भी आदर करें, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। हमारे जो कर्म है ना, कर्म के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, वे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ भविष्य के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ये आपके थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सही। सही और गलत आपको बताना है, क्या इसमें से सही है क्या गलत है। तो पहला लिखा है बुद्ध ने पशु बल को बढ़ावा दिया। भैया ये तो गलत है, बिल्कुल से सरासर गलत है। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं ना, इंसानों के साथ साथ अब जानवरों को भी की मदद करिए या उनको पालिए, जो भी है। तो पशु बल को बढ़ावा नहीं दिया, पहला गलत। बुद्ध द्वारा प्रथम जो उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। तो ये बिल्कुल सही है, महत्व तो है ही। जब उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था और वहाँ पे 5 बिच्छुड़ुओं को दिया था, इसमें वर्णन नहीं, अभी क्लास में पढ़ोगे आगे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी ये गलत है कि कर्म पे हमारे पे क्यों नहीं पड़ता प्रभाव। अभी वो कह रहे हैं ना कि अगले जन्म में भी इसी कर्म का प्रभाव पड़ेगा, तो गलत ही होगा। नेक्स्ट लिखा कि बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तो बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में ही किया था, ये सही है। तो यहाँ पे आपके 2 सही निकले हैं। कौन कौन सा, खा और घा, और 2 आपके गलत थे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा नहीं, इसमें एक आध पेज और है, अच्छा भी और है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जैसे उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व थे। ठीक है। जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व शुरू किया गया। ठीक है। तो उपनिषद के बारे में कहानी लिखी कि लिखा है कि क्या लिखा है कि अभी सही गलत वाला एक और बचा है कि उपनिषदों के विचारों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्मा वास्तव में एक ही है। तो भैया से तो सही है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा भी ये वाला भी सही हो जाएगा। ओके। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे ये बताना। तो उनके जो उपनिषद के जो विचारक थे, हम कह सकते हैं कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में वो जानना चाहते थे, और जबकि अन्य जो थे तो वो यंगों की उपभोक्ताओं के बारे में जानना चाहते थे, क्या आगे क्या होगा, योग्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना है कि महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो भगवान महावीर की प्रमुख शिक्षाएं की बात करेंगे तो महावीर की जो शिक्षाएं थी, हम कह सकते हैं कि जो सत्य जानने की इच्छा रखने वाले है ना, प्रत्येक स्त्री हो या पुरुष दोनों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इन्होंने ये कहा था, सीधी बात है कि भैया आप सत्य जानना चाहते हो, आप स्त्री या पुरुष हैं, लेकिन आपको घर को छोड़ देना होगा पहले। यहाँ लोग घर के लिए नौकरी लग जाएगी, घर बनवाएंगे, वो कह रहे हैं घर ही छोड़ दो, पहले सत्य जानना है। उन्हें अहिंसा के नियमों का सही पालन भी करना पड़ता था कि जो भी है, ऐसे ही तो लिखा था, वो भी पढ़ा महावीर के बारे में। किसी भी जो जीव को ना तो काटना चाहिए और ना ही हत्या करनी चाहिए। इस वजह से किसान वर्ग इसमें शामिल भी नहीं था, क्योंकि वो खेती कर रहे हैं, भाई कीड़े मकोड़े तो मरेंगे। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी को जीवन प्रिय है, इसलिए सबको जीने दो, जियो और जीने दो। भैया ऐसी कहानी थी उनकी। तो आगे देखते हैं, आओ चर्चा करें। अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो। तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है, तो अपने विचारों से लिख सकते हैं। क्योंकि वो क्यों चाहते थे भैया, जा रही वहाँ तक तो सारनाथ जाए, देखे भगवान बुद्ध के बारे में जाए, उन्होंने उपदेश दिया था पहला, वो सारी चीज़ के लिए। क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा, तर्क सहित उत्तर देना। भाई इसमें तो था, यहाँ संघ भगवान बुद्ध की बात करेंगे या महावीर के लिए, तो दास हो या कोई भी सबके लिए, क्योंकि वहाँ पे फिर उनका कहना ही था कि भाई छोटी छोटी नदियाँ आके समुद्र में मिल रही हैं, तो फिर वो नदियों का तो अस्तित्व खत्म हो जाता है, समुद्र ही कहलाएगा। ऐसे ये सब लोग आके मिल रहे हैं, तो वो जो बुद्ध के अनुयायी हो गए, वो थोड़ी है कि अब कुछ बचा। चलिए आगे देखते हैं।
चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए थे? तो भगवान बुद्ध के बारे में वो जांच करने आए थे, उसके चीज़ों को पता करने आए थे कैसे, और फिर उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की और वहाँ बताया कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे से इनको भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कम से कम 5 विचारों तथा प्रश्नों की सूची बनाओ, उनमें से किन्हीं 3 का चुनाव करो कि आज की भी क्या महत्वपूर्ण है। तो ये आप बता सकते हैं। आज दुनिया का त्याग करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो। ये लोग कहाँ रहते हैं, किस तरीके से कपड़े पहनते हैं तथा क्या खाते हैं, ये दुनिया का त्याग क्यों करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। तो ये आपकी आज की आई होप क्लास थी, अब नहीं है, हाँ इसमें ख़त्म हो गया। तो ये मैंने चैप्टर नंबर आपका 5 और 6 को एक साथ ही कर दिया, क्योंकि क्लास कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही, 2-2 चैप्टर करके हम लोग करेंगे तो जल्दी से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी इंपॉर्टेंस है ना, शुरू में ही आप इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। जिसको भी यूपीएससी 2025 से 26 से 24 वाला जो भी देना, ये शेयर कर सकते हैं। एनसीईआरटी देखो बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। जो भी कोई भी कमी रहेंगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या पर्सनल टेलीग्राम पे भेज सकते हैं मैसेज, कहीं भी बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।